Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। मेरे साथ प्रोग्राम में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। स्वागत आपका हर्षवर्धन जी। विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं, बहुत स्वागत सर आपका। एयर कमोडोर एस बैल हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। और हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब हैं। समीर जी बहुत स्वागत आपका भी। खबरें बहुत सारी हैं। ब्रिक्स समिट ने जॉइंट डिक्लेरेशन, वहां पर सब लोगों ने दस्तखत करते हुए पहलगाम आतंकी हमले की जबरदस्त शब्दों में निंदा की है और आतंकवाद पर बड़ी कठोर शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। और प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा कि जो भी देश आतंकवाद प्रायोजित करता हो, ऐसे लोगों पर, ऐसी एंटिटीज पर प्रतिबंध लगाने में दुनिया के किसी देश को संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ट्रंप ने लेकिन एक चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा कि जो लोग ब्रिक्स के साथ जुड़ते जाएंगे, हम उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। चाइना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है फ्रांस के हवाले से। फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने खबर दी है कि चाइना के दूतावासों में दुनिया भर में उनके जरिए विश्व भर में राफेल विमान न खरीदने को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इसकी बात भी हम करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इसकी बात भी होगी। बिहार चुनाव से भी बहुत जुड़ी कई खबरें, उनकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन पहले एक बार इंटरनेशनल फोरम पर इंडिया और मोदी की डिप्लोमेसी की बात करते हैं। एससीओ समिट में चीन ने जो चाल चली थी, ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी ने उसे भेद दिया। पहलगाम आतंकवादी हमले की खुली निंदा की गई। 31 पन्ने 126 पॉइंट्स वाली इस जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की गई है। इससे पहले 1 जुलाई को क्वाड ग्रुप के फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक में भी पहलगाम हमले की निंदा की गई थी। मोदी ने ब्रिक्स के मंच से एक बड़ा साफ संदेश दिया और कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमला भारत ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, हमारी सुविधा नहीं। आपको बता दें, एससीओ की मीटिंग में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था और इसकी वजह से भारत ने उसकी जॉइंट स्टेटमेंट पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया था। अब 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र होना भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है। ब्रिक्स के मंच पर भारत का कद बढ़ा है, लेकिन इससे अमेरिका को प्रॉब्लम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ का ऐलान किया है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आतंकवाद पर भारत दुनिया भर के देशों को जिस ओर ले जाना चाह रहा है, हम उसमें कितना कामयाब हो रहे हैं। बैल साहब, ये बात तो सही है कि बड़े सख्त भाषा का इस्तेमाल इस जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर किया गया है। आतंकवाद किसी भी रूप में हो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसे सहन नहीं किया जाना चाहिए, ये कहा गया है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये शब्द भी उसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन मैं देख रहा था कई लोग कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। ना ये बताया गया कि जहां हमला हुआ वो भारत की टेरिटरी है। तो मतलब एक कदम रुक गया ब्रिक्स देशों का। देखिए, ज्यादातर देश जो होते हैं वो पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत के लिए, सौरभ जी जो आप बिल्कुल सही कह रहे थे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थे उसमें भारत के साथ जो हुआ था पहलगाम अटैक, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया था जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर। लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है, हमारे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी जीत है जब उन्होंने ब्रिक्स, और ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स में 49% पॉपुलेशन है विश्व की। ब्रिक्स 40% जीडीपी देता है विश्व को और 25% इंटरनेशनल ट्रेड है। 11 नेशंस हैं और इसके अंदर वो नेशंस हैं जो जनरली पाकिस्तान का साथ भी देते हैं, जैसे यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ईरान कभी कभी, ईरान के साथ दुश्मनी भी है लेकिन कभी कभी उनका साथ भी देते हैं जब मुस्लिम नाम आता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत थी उसके लिए, इस लिहाज से कि हम इस इशू को क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, टेरर फाइनेंसिंग और सेफ हेवन, ये 3 चीजें ऐड कर दी गई हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग शब्द हैं। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कहां होगी, सेफ हेवन कहां होंगे, टेरर फाइनेंसिंग कौन कर रहा है। अब जब ये सारी चीजों को हम देखते हैं तो उससे ये क्लियर हो गया है कि ये पाकिस्तान के लिए ही था, चाहे पाकिस्तान का नाम हो ना हो। इसमें एक और बड़ी चीज हुई है जो पहले शायद इतनी नहीं सीरियसली की जाती थी, और वो चीज थी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अडॉप्ट किया जाए। ये क्या है ये कॉम्प्रिहेंसिव
इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर कन्वेंशन, ये वो है जो जनरल असेंबली की एक कमेटी है, यूएन जनरल असेंबली की कमेटी, उसके अंदर ये एक ट्रीटी है जिससे क्रिमिनलाइज किया जाएगा आतंकवाद को, और कोई भी फंडिंग, सेफ हेवंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो तो उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। ये कहने के लिए ये बहुत अच्छी ट्रीटी है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं शेल्फ कर दिया गया 1996 से, और उसके कंसेंसस नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं इसका भी डिक्लेरेशन में डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और तीसरी चीज आती है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान जो है इस समय वो चेयर कर रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, ये इसी महीने के लिए है, ये नहीं कि अगले महीने भी करेगा, 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। और साथ में वो है चेयरमैन जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी है, उसका चेयरमैन है, और वाइस चेयरमैन है काउंटर टेररिज्म कमेटी का। तो कहीं ना कहीं इस समय यह डिक्लेरेशन होना, और साथ में वो देश जो उसके साथ रहते हैं, खासकर जब ओआईसी ने भी वो स्टेटमेंट दी थी पहलगांव के बाद, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट था कि उस स्टेटमेंट को भी साइड लाइन कर दिया जाए, और भारत की यह बहुत बड़ी जीत है। ओके, ठीक है। अब लेकिन कोई पूछ सकता है कि भाई इस सबसे फायदा क्या, मतलब भारत का हित इससे कैसे सध रहा है? त्रिपाठी जी, आ गया एक जॉइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद का जिक्र, पहलगाम का जिक्र, फिर भी देखिए, अभी जब पहलगाम का हमला हुआ था तो सीधे सीधे युद्ध था, वो कोई ऐसा भर नहीं था कि आतंकवादी आए मार के गए, वो सीधे सीधे चुनौती थी। और सबको ध्यान में है कि उन्होंने कहा कि जाके मोदी को बता देना, धर्म पूछकर हत्याएं हुई, भारत ने उसका अपने तरीके से जवाब दिया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता रहा कि इस पहलगाम के आतंकवादी हमले को पाकिस्तान से न जोड़ा जाए, उसको ऐसे दिखाया जाए कि ठीक है भाई, कुछ लोग हैं, कुछ आतंकवादी हैं जिससे पाकिस्तान भी पीड़ित है, भारत भी पीड़ित है। एससीओ में पाकिस्तान ने वो कोशिश की और चीन के दबाव में बहुत हद तक उसको कामयाबी मिली। भारत ने वहां बहुत कड़ा रुख अपनाया और ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हुआ। अब इस वक्त अगर देखें तो यूनाइटेड नेशंस को छोड़ दें, वो कितना रेलेवेंट है ये एक सवाल है। G7, G23, एससीओ, ब्रिक्स और क्वाड, ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े फोरम हैं जहां दुनिया भर के नेता बात करते हैं, और उस ज्वाइंट डिक्लेरेशन के आधार पर आगे उनकी नीतियां तय होती है, आगे वो उसी आधार पर बात करते हैं। ये कोई मतलब ऐसे चौक चौराहे की बात नहीं है कि आप उससे निकल जाएंगे। तो ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया, इसमें जितने देश शामिल थे ब्रिक्स के, वो सब के सब की वो पॉलिसी मानी जाएगी। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये भारत की नीति, ये पॉलिसी मानी जाएगी। इसमें पहलगाम का जिक्र कराया। जब क्रॉस बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो अब या तो चीन को हमने ये कह दिया है या तो पाकिस्तान को कह दिया है। यहां भारत में जो विघ्न संतोषी लोग हैं, जो वाला स्वीकार करना हो स्वीकार कर लें, चाहे तो वो पाकिस्तान मान ले चाहे चीन मान ले। नहीं, मान क्यों ले, नाम कह रहे हैं, नाम नहीं है ना पाकिस्तान। जब तक आप नेम एंड शेम नहीं करेंगे पाकिस्तान को, इस जॉइंट डिक्लेरेशन से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना, क्या? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे ही भारत कहता है तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, दूसरा कोई देश है ही नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, नाम ले लेने पे भी क्या हो जाएगा। हमारे जो उप सेना प्रमुख हैं राहुल आर सिंह, उन्होंने कह दिया ना कि हम चीन और सबसे एक साथ लड़ रहे थे। तो क्या यहां लोगों ने मान लिया कि नहीं नहीं हमने चीन को भी पीट दिया? नहीं माना। तो मुझे लगता है जो वर्ग जिस तरह से नैरेटिव चाह रहा है वो करेगा, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे मोदी डॉक्ट्रिन काम कर रही है, बहुत सलीके से काम कर रही। और यहां पर जो मोदी ने बोला है, नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि ग्लोबल साउथ को हमेशा डबल स्टैंडर्ड फेस करना पड़ा है। वो जब डबल स्टैंडर्ड कह रहा है तो चाइना के लिए भी ग्लोबल साउथ कह रहा है, अमेरिका के लिए भी ग्लोबल साउथ कह रहा है, और उसकी आवाज कौन बन रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। अभी चूंकि इस समिट में पुतिन नहीं आ पाए, उनके देश में उनको निपटाने की तैयारी, शी जिनपिंग, पुतिन क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय अदालत में उनके ऊपर मामला चल रहा है, तो सबसे बड़े नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी थे। और सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के लूला, उन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को आगे एक तरह से लीडरशिप पोजीशन दी है, वो भी कमाल की बात है। अगली प्रेसिडेंसी इंडिया की है। आइए अब जरा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बात चली है पहलगाम की, ऑपरेशन सिंदूर की, उससे जुड़ी हुई खबर है विजय जी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद बढ़ रहा है तो ये चीन को तो पसंद आएगा नहीं, और चीन की चिंता बहुत पुरानी है। जब जब मौका मिलता है चीन भारत के खिलाफ कोई ना कोई चाल चलता है। अब फ्रांसीसी मिलिट्री और सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने एक बड़ा दावा किया है। फ्रांस की खुफिया एजेंसियों के सोर्सेज ने एक खबर की है और एपी ने यह खबर रिपोर्ट की है कि मई में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान राफेल विमान की क्षमता पर सवाल खड़े करने के लिए चीन ने दुनिया भर में अपने दूतावासों का इस्तेमाल किया। राफेल विमान के खिलाफ झूठा कैंपेन चलाया कि भाई पाकिस्तान ने राफेल मार गिराया। मतलब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा चीन ने अपने दूतावासों की मदद से पूरी दुनिया के अंदर उसको एम्पलीफाई किया।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एआई जेनरेटेड कंटेंट का इस्तेमाल चीन ने किया, यह भी खबर है। मतलब झूठा फेक वीडियोस बनाए कि राफेल को शूट डाउन कर दिया पाकिस्तान ने, वीडियो गेम्स की फुटेज डाली ताकि राफेल फाइटर जेट की क्षमता पर सवाल खड़े किए जाएं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन के दूतावासों ने खास तौर पर उन देशों के लोगों से बात की, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जिन्होंने राफेल खरीदा है, राफेल का ऑर्डर दिया है। इसमें खास तौर पर इंडोनेशिया का जिक्र किया गया जिसने 42 राफेल विमान का ऑर्डर दे रखा है। फ्रांस के रिसर्चर्स का दावा है कि पाकिस्तान और चीन इन दोनों ने मिलकर राफेल की इमेज खराब करने की पूरी कोशिश की है ताकि चीन का सामान जो है, चीन का जहाज हो, चीन के और इक्विपमेंट हो, डिफेंस इंडस्ट्री हो, वो ऊपर चला जाए। और फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री क्योंकि दुनिया भर में बहुत काम करती है, बहुत सामान बेचती है, और केवल इतना ही नहीं कि आप ये केवल इकोनॉमी की बात नहीं है, तो उससे तो जुड़ी है ही है, लेकिन एक हमारे प्रोग्राम में एक दिन चर्चा हो रही थी कि अगर आप किसी देश को रक्षा सामग्री देते हैं तो उस देश के साथ आपके रिश्ते बड़े गहरे हो जाते हैं। तो फ्रांस को यह दोहरी मार देने की चाल थी चाइना की, और फ्रांस इस पर खुलकर बात कर रहा है। अब यह बड़ी बात है। हालांकि चीन ने इस पूरे दावे को खारिज कर दिया है। चीन ने कहा है कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फ्रांस के सोर्सेज ने यह खबर दी है कि चीन के डिफेंस अटैचेज ने दुनिया के अलग अलग मुल्कों के लोगों से बात की और कहा कि आप साहब राफेल जहाज मत खरीदो, देखो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने राफेल जहाज को गिरा डाला। तो ये खेल भी होते हैं। विजय जी, हर्ष जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आप मतलब फ्रांस जो कह रहा हो तो ठीक है, वो व्यक्ति का नाम भी नहीं लेगा, लेकिन राफेल के खिलाफ सबसे बड़ी कैंपेन तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने की। राफेल खरीदने से लेकर, कितने राफेल गिर गए से लेकर, जब हम युद्ध में थे तो भारत को कमतर दिखाने की कोशिश से लेकर, हम फिर कह रहे हैं कि ये सब युद्ध में होता ही है, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं गिरेगा, उनकी डील है भैया, वो समझे। लेकिन जिस वक्त हमारे पास राफेल थे, और आपने कहा कि रिश्ते जुड़ते हैं, फ्रांस से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ऐसे में हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कोई चीन और पाकिस्तान से कम थोड़ी ना राफेल के खिलाफ। अब ये खबर भी, ये इस खबर से ही ऐसे लोगों को कुछ और समझ मिले तो बात है कि भाई ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है और हम इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं, समझी में ना समझी में जैसे भी। भाई वो पूरा देश चाइना लगा हुआ है कि इस खबर को दुनिया भर में फैलाओ कि भाई पाकिस्तान ने राफेल मार दिया। खबर गलत है, सच है, इसकी परवाह मत करो। झूठे वीडियो डाल के किसी को बताना हो तो वो बताओ, लेकिन राफेल का स्टॉक जो है वो नीचे आना चाहिए। देखिए, दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जो ब्रिक्स में स्टेटमेंट आया, जॉइंट स्टेटमेंट आया, उसको मैं वहाँ से देखता हूँ जब 2000 में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उस ज़माने में कांधार हुआ और भारत आतंकवाद का शिकार था, और उसके बाद पाकिस्तान, अमेरिका में जब वो 9/11 हुआ जी, उस समय वाजपेयी जी पूरी दुनिया को कहते थे कि भाई आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, और तब दुनिया के देश कहते थे ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, आज वहाँ से हम ब्रिक्स के जॉइंट स्टेटमेंट तक पहुँच गए हैं। ये भारत की पूरी डिप्लोमेसी की बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को इस तरह से देखिए कि एससीओ से 1 महीने के भीतर हम कहाँ पहुँच गए, और एससीओ से बड़ा संगठन है ब्रिक्स, जहाँ 45% आबादी है, करीब 40% जीडीपी है, और वो सब लोग शामिल हैं, और चाइना भी उसमें शामिल है। तो उस दृष्टि से ये बड़ा काम हुआ। तो ब्रिक्स को लेकर ये बात हुई, और पहलगाम की जब चर्चा हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की चर्चा हो रही है, तो पाकिस्तान की चर्चा अपने आप हो गई। ये बात ठीक है कि उसका नाम नहीं लिया गया। तो आज की दुनिया की डिप्लोमेसी में आप देखिए कि लोग किसी को अपनी तरफ से दुश्मन नहीं बनाना चाहते जी, मतलब कि सब क्यों इस तरह से नाम लेकर दुश्मन बनाया जाए। लेकिन जब पहलगाम की चर्चा हुई, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की चर्चा हुई, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अलावा कोई अभी नहीं कर रहा, और पहलगाम का रिश्ता सब लोगों को पता है क्या है। राफेल को लेकर मसले को समझने की जरूरत है। डिफेंस डील्स पर दुनिया भर की कंपनियां इसी तरह के प्रोपेगेंडा करती रहती हैं, समझे, और चाइना तो प्रोपेगेंडा में वैसे ही माहिर है। तो फ्रांस के राफेल को गिराने की दृष्टि से यदि चाइना वो कर रहा है प्रोपेगेंडा, तो वो फ्रांस को डील करना है। लेकिन इससे भारत का संबंध क्या है? भारत का संबंध सीधा सीधा से ये है कि हमारी जो युद्ध क्षमता है, ताकत है, मिलिट्री पावर है, वो कमज़ोर है। इसको आप इनडायरेक्ट निशाना भारत पर मानिए। ये फ्रांस के राफेल का प्रोपेगेंडा नहीं है सिर्फ, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा तो पहले साहब बता सकते होंगे कि दुनिया भर में डिफेंस डील को लेकर कंपनियां ये सब करती हैं, और बहुत सारे लोग दुनिया भर में इसी काम को करते हैं। लेकिन ये केवल राफेल को गिराने का मसला फ्रांस के राफेल पर निशाना नहीं है, ये भारत की ताकत पर भी निशाना है ना,
कि आप जैसे हमने कहा कि भाई उनके सारे हमने रडार और वो जब सब खत्म पाकिस्तान किया लड़ी चाइना के हथियारों से रहा था तो वो तो ये करेगा और वो भी जाहिर है कि वो करेगा। लेकिन ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, और जो हर्ष जी ने कहा वो भी महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या, अब इसको मैं कोई कनेक्ट नहीं कर रहा कि जो भारत में जो बात हो रही है वो बात क्या वहां से जुड़कर आ रही है, जो चीन प्रोपेगेंडा आज कर रहा है, ये जिसको सारी फ्रांस बातें कर रहा है। हमें तो नहीं पता कि क्या बातें मान किसी दुनिया के दूसरे देश में चीन के दूतावास ने किसी और से क्या बातें कही, उसमें जिक्र होता हो क्या पता। हाँ। तो भाई भारत का एलओपी क्या बोल रहा है आप ये भी देख लो, वो तो खुद ही पूछ तो रहा वो है। तो उसी के पार्ट में आ जाएगा ना, उसका इससे प्रोपेगेंडा का शामिल पार्ट होगा। बन गया होगा। आप ये सोचिए सर, आप समीर जी से इजाजत लेंगे क्योंकि इनका डोमेन है, मैं एक कमेंट इस पर जरूर देना चाहता हूं। जैसे युद्ध शुरू हुआ, रिपोर्ट बता रही है 1000 नए सोशल मीडिया अकाउंट बना दिए गए ताकि जल्द से जल्द ये बात दुनिया भर में फैला दी जाए कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने राफेल गिरा दिया। अब कितने जहाज जो हैं दुनिया भर में बेचता है ये आपको अभी सर बताएंगे। 500 से ज्यादा जहाज, 533 जहाज। और कितने देश सर ये खरीदते हैं? इसके कम से कम 10 से ऊपर देश तो हैं जो खरीद रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे, पर मैं आपको देशों के नाम जरूर बता सकता हूं। इजिप्ट, इंडिया, कतार, सर्बिया, इंडोनेशिया, यूएई 80 जहाज खरीद रहा है, और इंडोनेशिया 42 जहाज खरीद रहा है, और साथ में यह भी कह रहा है कि मैं आगे भी खरीदूंगा। अच्छा, चीन की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है, वो कहते हैं, आपको मैंने कल सुनजू के बारे में भी बताया, डिसेप्शन, प्रोपागेंडा, लड़ाई किए बगैर जीतना, एक्मे ऑफ स्किल जो गिनते हैं। तो इसके अंदर एक इन्होंने पॉलिसी की है पिछले 3 साल से, जिसे वुल्फ वॉरियर पॉलिसी कहा जाता है डिप्लोमेसी के अंदर। वुल्फ वॉरियर का मतलब यह है कि अपने डिप्लोमेटिक एम्बेसीज को इस्तेमाल करते हुए अग्रेसिवली चीन के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। इवन अग्रेसिव लैंग्वेज, प्रोपागेंडा, डिसेप्शन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, वो सारी की सारी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसी के अंदर एक ये रफाल की है। ये 2 तरीके से, जैसे कि डिस्कस भी हो रहा था, हर्ट कर रही है भारत को। पहला तरीका है कि भारत को हर्ट कर रही है क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतने सारे रफाल गिरा दिए, लेकिन जनरल जो है फ्रेंच एयरफोर्स के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा है सिर्फ एक ही रफाल गिरा है, इससे ऊपर नहीं गिरे हैं रफाल। दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण आ जाती है कि वो ऑर्डर कैंसिल कराना चाहता है इंडोनेशिया के भी और उन देशों के, क्योंकि उसको लग रहा है कि फ्रांस जो है, देखो भारत को तो वो 31% बेचता है सामान फ्रांस, उसी तरीके से उसने अब अपना बढ़ा लिया है दायरा, एशिया के अंदर इंडोनेशिया को भी बेच रहा है और दूसरे देश भी इंटरेस्टेड हैं रफाल खरीदने के। इसको ये चाइना ऐसे देख रहा है कि मेरे बैकयार्ड के अंदर आके वो जहाज बेच रहे हैं, और ये उसको पसंद नहीं आ रहा। इसी वजह से वो इस बात को, और आपने बताया कैसे कर रहा है वो डिसइंफॉर्मेशन, 1000 अकाउंट तो उन्होंने खुद ही बनाए हैं, और साथ में जो वीडियोस को है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो मॉडिफाई करके ऐसे दिखा रहे हैं। और जो डेब्री दिखाई गई है, अगर आपको याद हो सौरभ जी, आप ही ने एक बार कहा था ये तो ड्रॉप टैंक है, ये तो फ्यूल टैंक है। आप जब ऑप सिंदूर चल रहा था तो ऐसी डेब्री को दिखा के कह रहे हैं कि ये रफाल की डेब्री है। आखिरी चीज जो इस पे मैं बोलना चाहता हूं कि जितने ऑर्डर कैंसिल होंगे, क्योंकि इंडोनेशिया अगर आगे ऑर्डर नहीं लेता 42 के बगैर, तो चीन को लग रहा है कि वो अपने J-10C को बेच सकेगा, अपनी PL-15 मिसाइल्स को बेच सकेगा जी। और अपने एम्बेसीज को इसका इस्तेमाल, उनके डिफेंस एडवाइजर्स दे रहे हैं, ये ब्रीफिंग्स जा रही है। ये अब सर राफेल की बात निकली तो मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड कर रहा था ये। अभी जब ये हमारा बोइंग का विमान क्रैश हुआ, हादसा हुआ, उसके बाद बहुत सारे विदेशी पायलट्स जो हैं उनके यूट्यूब वीडियोस आपने खूब देखे। उन्हीं में एक चर्चा में आया एक यूएस एयरफोर्स का पायलट, उसने भी वीडियो बना करके बताया कि क्या हुआ होगा उस जहाज के साथ। वो व्यक्ति, अब पता चला कि वो तो ऑप सिंदूर के टाइम से ये पूरी कहानी को, क्योंकि ये सारी लड़ाई हवा में लड़ी गई, तो फॉलो कर रहे हैं। और वो F-16 पायलट रह चुका है और 60 से ज्यादा कॉम्बैट मिशंस फ्लाई कर चुका है वो पायलट जो है। उसने वो जो पाकिस्तान का जो एयर वाइस मार्शल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था ऑप सिंदूर के दौरान, आपको याद होगा, जी, तो बड़ा मजाक भी, भाषा कॉपी कर रहे थे। हाँ, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेकर के बड़ा मजाक बना जब उसने शब्द इस्तेमाल किए। तो जब उसने उस व्यक्ति का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये एयर मार्शल रैंक का आदमी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को ये बता रहा है कि ये देखो इतने ब्लिप थे हमारी रडार पर, ये सारे ब्लिप गायब हो गए। आपने भी एक बार समझाया था कैसे हम कैसे पता कैसे करते हैं कि भाई कोई किल हुआ, हमने कोई जहाज गिराया, कोई ड्रोन गिराया, कोई मिसाइल जानकारी मिलती, तो रडार पे पता चलता है या डेब्री मिलेगी। तो उसने पूछा सबूत कहां है? तुम कहते हो मैंने 5 जहाज गिरा दिए भारत के, कहां है? कोई तो प्रमाण दो। ये प्रमाण है तुम्हारा कि मेरी ब्लिप पर था और गायब हो गया। फिर उस व्यक्ति ने जो खबर आप सबने देखी, हमारे यहाँ चर्चा में हुई कि भारत ने कैसे डमी एयरप्लेन्स इस्तेमाल किए थे इस दौरान, बिल्कुल, जो वही वैसे ही सिग्नेचर एमिट करते थे जो किसी जहाज का होता है। उसने कहा कि वो डमी जहाज को मार के
क्लेम कर रहा है पाकिस्तान की ओरिजिनल किल हुआ, तो वो ये 4 जहाज 5 जहाज जो गिरा दिए, ये सब वहां से आ रहा है। देखिए, रफाल में एक स्पेक्ट्रा सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, उसके साथ साथ इन्होंने जो डमी जहाज टो करते हुए फाइबर ऑप्टिक्स, ये सब आज फ्रांस वाले खुद भी बता रहे हैं, टो करते हुए जो उसके पीछे डमी जहाज उड़ता है जो उसी टाइप की ही फ्रीक्वेंसीज पे एमिट करता है कि ऐसे लगता है वो अपने साथ लेके टो करके। ये आज फ्रांस के मीडिया में बात आ रही है। देखिए, हमारी मीडिया में हमने कहा था कि हमने दूसरे डिकॉयज को किया है, अब फ्रांस के मीडिया में यह बात आ रही है कि ये डिकॉय जो था ये इसके टो करके जा रहा था और जो भी मिसाइल आएगी इस पे लगेगी, ना कि रफाल के ऊपर। और ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं फ्रेंच वाले, वो ये बता रहे हैं कि रफाल नहीं गिरे हैं, ये डिकॉयज गिरा के आ रहे हैं। और इस डिकॉयज बहुत ही एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे लगता है कि फाइटर जहाज की तरह उनका एक रेडार के ऊपर पिक्चर आती है। समीर जी को बहुत देर इंतजार कर रहा है, सॉरी सर। लेकिन अब सर सवाल ये है, जो बात यहां से शुरू हुई थी लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते रुक गई, तो अब मैं वहां से फिर शुरू कर रहा हूं। हम लोग क्यों इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाते हैं? हमारे यहाँ के लोग क्यों बन जाते हैं? हमारे एलओपी ने क्या नहीं पूछा राफेल के बारे में, और पता लग रहा है चाइना वो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको लेकर के। सर, विपक्ष के नेता की अगर आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ राफेल के ही क्यों? ऐसा कौन सा मुद्दा है, उससे कौन सी बात है जो राहुल गांधी ने नहीं उठाई और जब उनको नहीं उठानी चाहिए थी कांग्रेस को? हर बार मामले को लेकर, राफेल के मामले पर राहुल गांधी बोलते रहे कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, तो राहुल गांधी फिर शांत होते, फिर कांग्रेस माफी मांगती है। इसके पहले चीन को लेकर जब डोकलाम में हुआ तो राहुल गांधी कहते हैं कि पिटाई की है सैनिकों की, तब राहुल गांधी, जब सेना ने कहा तब राहुल गांधी को फिर शांत होना पड़ा। तो राहुल गांधी तो अपने जो सलाहकारों से जो बात मिल जाती है और किस तरीके से देश को बदनाम करना है, फिर आप चीन के अधिकारियों से मिलने चले जाते हो, बंद कमरे में क्या बैठक होते वो आपको बताते नहीं हो कि आप चीन के लोगों से आपने क्या बात की है। तो राहुल गांधी का जो व्यवहार रहा है शुरुआत से लेकर, और ये लग रहा था कि अब जो विपक्षी नेता बन गया तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, थोड़े मैच्योर हो जाएंगे, उनकी स्थिति भी वही है। पहलगाम के बाद भी उन्होंने सेना का शौर्य की जिक्र करने के बजाय, सेना का साथ देने के बजाय, 140 करोड़ भारतीयों के साथ सेना के हिम्मत बढ़ाने के बजाय उन्होंने सीधा प्रश्न पूछना शुरू कर दिया कि भाई हमारे कितने विमान गिर गए, हमारे 4 विमान गिर गए, सरकार ये बता नहीं रही है। आप सरकार से कहने लगे कि भाई आप पार्लियामेंट सेशन बुला लो, स्पेशल सत्र बुला लो, जबकि सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने बुलवा ली थी, वहां फीडबैक दे दिया गया, आपके अध्यक्ष वहां पर गए, लेकिन आपको फिर भी चाहिए कि नहीं एक स्पेशल सेशन बुला लिया जाए। तो राहुल गांधी और कांग्रेस, खास तौर से, बाकी छोटे दलों को तो कोई जिक्र नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी, और वो खुद सत्ता में लंबे समय से तक रही है। चीन का युद्ध उसने लड़ा है, उनकी सरकार जब रही, चीन के युद्ध आप लड़ते हो, पाकिस्तान का युद्ध आपने लड़ा है, आतंकवादी गतिविधियां जो भी है कांग्रेस के समय हुई है, कांग्रेस भी उसका भुक्तभोगी रहा है। ऐसे समय में आप अगर सॉफ्ट होकर सरकार से आप कठोर प्रश्न पूछते हो और जो विरोधी है उनके प्रति आप सॉफ्ट होती हो, तो ये बता रहा है कि कांग्रेस का एटीट्यूड क्या है। लेकिन बात 2 महीने पुरानी हो गई। लेकिन एक बात मैं प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स के संबंध में कहना चाहता हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां वैश्विक संस्थाओं को बहुत मतलब आईना दिखाया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला है कि 20वीं सदी की वैश्विक संस्थाएं जो बनी है वो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि भाई 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर से काम नहीं चल सकता है। तो जब एआई का युग है, हर 15 दिन में टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो 80 साल पुरानी संस्थाओं को अपडेट होने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने दुनिया को और वैश्विक संस्थाओं को एक संदेश दिया है और साफ कहा है कि जिस ढर्रे पे आप काम कर रहे हो उस ढर्रे से दुनिया का भला नहीं होने वाला है। आपको आगे आना होगा, नई चीजें जोड़नी होगी, संसाधन रिसर्च पे पैसा लगाना पड़ेगा, और दूसरे देशों को जो इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं उनको भी आपको स्पेस देनी होगी। सर, जिस दौर में पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ बन जाए, चाहे कितनी भी दिन के लिए, मैं कह रहा हूं ये कंट्राडिक्शन ये भी तो है ना। और कॉम्बैट टेररिज्म के खिलाफ क्या गाना है सर? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान।